तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आपका जो अभी जो रनिंग जो चैप्टर जो चल रहा है वो आपका यानी कि 11th फिजिकल केमिस्ट्री के अभी जो सेकंड जो आपका जो चैप्टर चल रहा है, जिस चैप्टर जो नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम यानी कि परमाणु संरचना, उसका जो लेक्चर यानी कि थर्ड जो आपका जो लेक्चर नंबर जो आज थर्ड जो लेक्चर है वो जो आप जो बोर्ड पर जो देख रहे हैं यानी कि रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम यानी कि रदरफोर्ड के सारे यानी कि जितने के सारे मॉडल है वो सारे यहाँ पर हम रदरफोर्ड्स के बारे में यहाँ समझाएंगे और उसका न्यूक्लियर मॉडल एटम जितना है उसके हम सारे एक एक करके हम समझाएंगे। पर समझाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे यानी कि हमारे सेकंड जो लेक्चर यानी कि सेकंड जो लेक्चर हम जो करवाए थे यानी कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो करवाए थे, अगर आप लेक्चर का ना देखें नहीं देखें तो जाकर उसको आप देखिए और समझिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, प्रोटॉन की खोज किसने किया था, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था और कब किए थे उन्होंने उसको उसी के बारे में हमने सारे हमें एक एक करके हम समझाए कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने किए थे और प्रोटॉन के खोज गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने किए थे और न्यूट्रॉन के खोज जंग चैडविक नामक साइंटिस्ट ने किए थे। यानी कि सारे हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने सारे हमने सेकंड नंबर लेक्चर के अंदर में हम सारे हम समझा दिया। अगर नहीं आप देखें तो जाकर उससे समझ देखिए और समझिए और जहाँ पर अगर समझ ना आ रहा है वहाँ पर हमें कमेंट कीजिए अवश्य, और ताकि हम उस कमेंट पर कुछ ना कुछ अवश्य हम उस पर कुछ राय विचार करें। ठीक, तो हम रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम को हम एक एक करके समझते हैं। पर समझने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए तो हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लेके आता है। हम इसको बारे में रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में एक एक करके समझते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल एटम क्या है उसके बारे में। पर समझने से पहले एक चीज़ आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिकल करके जो हमारे रदरफोर्ड साहब जो कुछ प्रैक्टिस यानी कि एक्सपेरिमेंट करके आप जो कुछ बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट के बारे में उस एक्सपेरिमेंट के एक एक करके फिर समझ लेता है, तब उसका जितना भी उसका देवगति यानी कि यहाँ जितना भी उसका लिखा है उस सारे हम एक एक करके हम समझे कि क्या उसके बारे में। यानी कि यहाँ जो एक्सपेरिमेंट आप जो देख रहे हैं ये क्या अल्फा रे के यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक रदरफोर्ड साहब जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये क्या लिए थे यानी कि सोर्स ऑफ अल्फा रे लिए थे। क्या लिए थे? सोर्स ऑफ अल्फा रे लिए थे। पर एक चीज़ और यहाँ पर हम एक बताएंगे कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को दिया था किसने? हमारे रदरफोर्ड साहब तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे, पर उसको दिया था किसने? ये जो रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो थे वो दिया था किसने? दिया था उसका स्टूडेंट थे यानी कि रदरफोर्ड साहब के जो 2 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? यानी कि 2 स्टूडेंट थे जिसका नाम था हैसन यानी कि हंस जिगर था एंड अर्नेस्ट मेर्डन था। कौन था? अर्नेस्ट मेर्डन एंड हंस यानी कि हंस जिगर था, जिन्होंने इन्होंने दोनों मिलकर इनके रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एटम के बारे में एक एक समझाया था। पर एक्सपेरिमेंट जो किए थे वो थे आपका रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे। किस पे किए थे? यानी कि अल्फा रे मॉडल यानी कि अल्फा यहाँ जो आप जो देख रहे हैं यानी कि रदरफोर्ड कहाँ से फेमस हुआ? तो फेमस यहाँ से हुआ। कहाँ से? यानी कि रदरफोर्ड के साहब के बारे में जानकारी अधिकतर कहाँ से मिला था? तो जब फेमस हुआ था तो ये जो प्रैक्टिकल यानी कि पार्टिकल जब लिया था यानी कौन सा? यानी कि रदरफोर्ड फेमस बाय अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। यानी कि यानी कि अल्फा रे जब रदरफोर्ड साहब अल्फा रे लेकर एक्सपेरिमेंट किया था तभी से वो फेमस हो गया था। तब उससे पहले फेमस नहीं था। उससे पहले हमारे ये क्या कह रहे थे, ये 2 यानी कि रदरफोर्ड साहब जो थे उसका जो 2 स्टूडेंट थे वो आप हमने यहाँ बताया था कि हंस जिगर थे एंड अर्नेस्ट मेर्डन था। उन्होंने दो यानी कि 2 रदरफोर्ड साहब के 2 स्टूडेंट मिलकर यानी कि ये सारे के सारे दिए थे। पर वहाँ पर जो कुछ अपना यानी कि रदरफोर्ड साहब जो कुछ अपना यहाँ जो अल्फा रे पार्टिकल लेके यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे उस बारे में वो फेमस हो गए थे। ताइए उस फेमस बारे में हम जानते हैं कि अल्फा रे पार्टिकल लेकर एक्सपेरिमेंट जो किए थे उसमें क्या क्या किए थे वही हम एक एक करके हम समझे। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जब रदरफोर्ड साहब ने जब इसको यानी कि एक टॉर्च लिए थे, टॉर्च के थ्रू यानी कि आप देख रहे हैं क्या है? एक टॉर्च है। क्या है? ये एक टॉर्च है। ये आम टॉर्च नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये वो साइंटिस्ट सब जो लेते हैं तो वो टॉर्च मतलब उसका टॉर्च थोड़ा कुछ डिफरेंट लेवल का टॉर्च रहता है। पर उसमें जो रे जो निकलता है यानी कि किरण जो निकलता है अपन उस टॉर्च से क्या निकलता है? अल्फा रे निकलता है। क्या निकलता है? जो कि अल्फा एक तरह से पूरी तरह से खतरनाक होता है और डेंजरस होता है। उसी यानी कि इस टॉर्च जो निकला था वो क्या निकला था? अल्फा रे निकला था। क्या निकला था? अल्फा रे निकला था। और इस बीच में जो आप देख रहे हैं ये बीच में क्या लगा दिया है? इस बीच में लगा दिया है क्या लगा दिया है?
यहाँ पर लेड प्लेट लगा दिए ताकि किरण रिफ्लेक्ट ना हो, यानी कि रेड प्लेट, यानी कि लेड प्लेट कहने का मतलब बोले तो एक साधारण सा कांच का टुकड़ा यहाँ पर लगा दिए थे ताकि वो किरण इधर से उधर रिफ्लेक्ट ना हो, ताकि वो सूरज अपनी डायरेक्शन में चलता रह जाए। लेकिन इसलिए यहाँ पे रदरफोर्ड साहब ने यहाँ पे क्या लगा दिए थे, लेड प्लेट लगा दिए थे। और इसके बीच में यानी कि और इसके आगे जब आगे गए जब धीरे धीरे आगे किरण गए तो उसके बीच में और क्या लगा दिए, गोल्ड फॉइल लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे, गोल्ड फॉइल, ताकि वो रे चमक के भटके ना। जब ये कोई टॉर्च जब ये हम कोई किरण यानी कि लाइट बारते हैं, अगर वहाँ पर चमकीला पदार्थ रहता है तो वहाँ से किरण मतलब चमक के यानी कि रिटर्न आ जाता है। इसलिए यहाँ पर रदरफोर्ड साहब ने यहाँ पर भटकने के कारण यहाँ पे क्या लगा दिया, गोल्ड फॉइल लगा दिया ताकि किरण इधर उधर भटके ना, वो अपनी ही डायरेक्शन में सोझे चला जाए। इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिया, गोल्ड फॉइल लगा दिया। क्या लगा दिया, गोल्ड फॉइल लगा दिया। और यहाँ पे क्या लगा दिया, एक यहाँ पे फोटोग्राफी पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया, एक यहाँ पे क्या लगा दिया, फोटोग्राफी प्लेट लगा दिया, जिसे हम पर्दा कहते हैं। आप अगर आप यहाँ पे नहीं समझेंगे कि फोटोग्राफी प्लेट आप नहीं समझे तो हम एक समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप पहले के ज़माना में यानी कि अभी जमाना में कहीं चल रहा है सिनेमा हॉल, यानी कि पर्दा आप आप सिनेमा हॉल जहाँ पे देखते हैं पहले समय में पर्दा का यूज करते थे, पर आज के समय में डिजिटल बोर्ड आ गया, डिजिटल दुनिया आ गया, इसलिए सब अपना टीवी बड़ा टीवी ले लेता है, उस पर अपना सिनेमा के अंदर में दिखाता रहता है। पर पहले समय में जो देखते होंगे व्हाइट पर्दा ले लेते थे उस पर क्या करते थे, तो जिंक सल्फेट का लेप लगा देते थे। क्या लगा देते थे, जिंक सल्फेट का लेप लगा देते थे, ताकि उसमें कुछ प्रकाश आर पार ना जाए। इसलिए वो प्रकाश आर पार ना जाए, ताकि उस पर्दे पर ही रहेगा ना, उसका प्रतिबिंब यानी कि उसका पिक्चर आर पार ना जाए। इसलिए वहाँ पे क्या लगा देते थे, यानी कि जिंक सल्फेट लगा देते थे। इसलिए उसका ना ही प्रकाश उस पर जाता था, और ठीक डायरेक्शन पूरा अपना फोकस पूरा क्या पर्दा पे ही रखता था। इसलिए पूरा यानी कि पूरा पिक्चर उस पर्दा बन जाता था। इसलिए यहाँ क्या लगा दिए थे, जिंक सल्फेट लगा दिए थे। क्या लगा दिए थे, यानी कि फोटोग्राफी प्लेट पर, जिसे फोटोग्राफी प्लेट कहिए या फिर फोटोग्राफी पर्दा कहिए, उस पर्दा के ऊपर में क्या लगा दिए थे, जिंक सल्फेट नामक एक केमिकल आते थे। वो केमिकल को उसने इस पर्दा पे लगा दिया था, ताकि उसका पिक्चर वो इधर उधर ना भटके, वो अपना पर्दा पे डायरेक्ट फोकस करे। इसलिए वो क्या किए थे, वो अपना जिंक सल्फेट का वो लेप लगा दिए थे। और आगे समझिए, और यहाँ जो आप देख रहे हैं गोल्ड फॉइल, यहाँ पर गोल्ड फॉइल लगा दिए थे। और क्या लगा दिए थे, और यहाँ फोटोग्राफी प्लेट लगा दिए थे। और यहाँ पर मुख्य जो पॉइंट है, मुख्य पॉइंट यही है कि यहाँ पे आप जो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल जो देख रहे हैं, यानी कि ये जब अल्फा रे जब निकलता था तो उस रे के अंदर में कुछ पार्टिकल निकलते थे। वो पार्टिकल जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है। क्या है, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल, जो कि वो अपना डायरेक्शन से ही गुजर रहा है, अनडिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये यानी कि डिफ्लेक्टेड हो रहा है। क्या हो रहा है, डिफ्लेक्टेड हो रहा है। पूरा अपना पर्दा वो अपना फोकस एक करके कर रहा है, ना कि वो अपनी जगह से मुड़ रहा है। पूरा फोकस पर्दा पे कर रहा है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, यानी कि आप जो बीच में किरण जो देख रहा है, क्या वो डिफ्लेक्टेड और पार्टिकल है, यानी कि छोटा कण है। यहाँ पर हमने कुछ ही पार्टिकल दिखाया है, इसलिए आप समझते हैं कि पार्टिकल जो होता है, यानी कि लाखों करोड़ मिलकर लाखों करोड़ पार्टिकल मिलकर एक एटम का निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पे हम छोटा यानी कि 5-6 पार्टिकल लेकर आपको एग्जाम्पल में हम समझा दिएगा, आप समझ गए। और यहाँ पर आप देखिए, ये जो आप जो देख रहे हैं, ये क्या है, आप जो ये जो लाइनिंग जो आप देख रहे हैं, ये लाइनिंग क्या है, ये नहीं यहाँ पर सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। पर यहाँ जो इससे जो प्रकाश जो लाइनिंग जो प्रकाश जो निकलता है, मान लीजिए ये टॉर्च है, इस टॉर्च से जो प्रकाश जो निकलेगा तो उस लाइन का कुछ तो नाम होता है, इसलिए उस नाम का उस टॉर्च का लाइन का नाम क्या है, तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, बीम ऑफ पार्टिकल है। क्या है, बीम ऑफ पार्टिकल है, ठीक। इसलिए यहाँ पे बीम ऑफ पार्टिकल, उस लाइनिंग का नाम क्या है, बीम ऑफ पार्टिकल नाम है। आप समझ गए क्या है। और ये लेड प्लेट है, और ये क्या है, और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। और ये क्या है, बीम ऑफ पार्टिकल हो गया, और ये गोल्ड फॉइल हो गया, और ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो गया, और ये फोटोग्राफी प्लेट लेके जिंक सल्फेट पे उस पर कलर लगा के और रदरफोर्ड साहब ने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो सारे एक्सपेरिमेंट समझ गए कि क्या लेके एक्सपेरिमेंट किए थे, और किसने किया था, तो हमने बता दिए थे किसने किया था। रदरफोर्ड साहब ने जो थे वो अल्फाई पार्टिकल लेके तो अपना एक्सपेरिमेंट लेके तो फेमस हुआ था, इसलिए वहाँ पे यानी कि इसलिए हम कहते हैं कि रदरफोर्ड साहब जो थे यानी कि फेमस जो हुए थे, वो अपना अल्फा रे पार्टिकल लेके अपना एक्सपेरिमेंट के लिए फेमस हुआ था। बाकी जो काम किए थे वो तो अपना उसका स्टूडेंट ही थे, जो स्टूडेंट जो था उसका जो उस स्टूडेंट का जो नाम है वो क्या है, हंस जिगर है एंड अर्नेस्ट मेडन है। क्या नाम है, हंस जिगर एंड अर्नेस्ट मेडन है। उसमें यानी कि इस
यानी कि इस यानी कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम में बोले तो हिस्सा सबसे अधिकतर हिस्सा है तो किसका है कन, यही दोनों स्टूडेंट का हिस्सा है कन, जो कि आप जो देख रहे हैं कि यानी कि रदरफोर्ड साहब के जो 2 स्टूडेंट थे कन, वो सारा का सारा इसका थ्योरी तो पूरा नहीं किया है कन, पर यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट जो किए थे कन वो रदरफोर्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किए थे, इसलिए अपना एक एक्सपेरिमेंट के लिए वो इतना फेमस हो गया था। पर सारा का सारा थ्योरी किसका है कन, इसका ही थ्योरी यानी कि हंस जेगर अर्नेस्ट मेडन का थ्योरी है। आइए उस थ्योरी के एक करके आप समझते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल अगर एक्सपेरिमेंट अगर नहीं समझा अगर जहाँ पर भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर कमेंट कीजिए, ताकि उस जगह पे हम कुछ ना कुछ अपना है वहाँ पर अपना कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक। अगर नहीं समझे तो आप हमें बताइए कि हमें ये नहीं समझाइएगा, ये समझ नहीं आया है और ये समझ नहीं आएगा। आप जहाँ पे समझ नहीं आता है वहाँ पर डायरेक्ट आप हमें कमेंट कीजिए, ठीक। तो आप समझ गए। अब इसका आप थ्योरी देखिए, थ्योरी क्या कह रहा है यहाँ थ्योरी है क्या कह रहा है कि द स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी, हम जहाँ जो मेन जो पॉइंट है वहाँ पर हमने क्या करते हैं यानी कि सर्कल मार देते हैं। जहाँ पर हम सर्कल मारते हैं समझिए कि वो वीवीआई पॉइंट है, वो ऑब्जेक्टिव लेवल पूछने वाला पॉइंट है ठीक। सब्जेक्टिव लेवल तो हाई है पर जहाँ पर हम सर्कल या फिर जहाँ पर लाइनिंग मारते हैं वो क्या है वो ऑब्जेक्टिव लेवल पूछने वाला क्वेश्चन है, ठीक। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या कि द स्ट्रीम ऑफ हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल क्या है अल्फा पार्टिकल क्या है हमने बोले कि यानी कि अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो हाई एनर्जी के होते हैं, ठीक। यानी कि बहुत डेंजरस लाइट होता है, खतरनाक। जहाँ पर पर्दा पकड़ मार देंगे अगर आम पर्दा अगर अल्फा रे अगर मारेंगे तो पर्दा को मतलब छेद कर देंगे। इसलिए यहाँ पे क्या किया जिंक सल्फेट का उन्होंने लेप लगा दी ताकि पर्दा में आर पार किरण ना जाए। इसलिए आप समझ गए इसलिए हम क्या लिया कि जिनकी हाई एनर्जी अल्फा पार्टिकल फ्रॉम रेडियोएक्टिव सोर्स है, क्या है रेडियोएक्टिव सोर्स है, वाज डायरेक्टेड एट अ थिन फॉइल थिकनेस 100 नैनोमीटर ऑफ अ गोल्ड फाइल। हमने कहा है कि यानी कि गोल्ड फाइल क्यों लगाया कि हमने बोल दिया कि गोल्ड फाइल इसलिए लगाए थे ताकि यानी कि अल्फा रे पार्टिकल जो थे वो अपनी जगह से रिफ्लेक्ट ना होके वो डायरेक्ट अपनी डायरेक्शन में जाके उस पर्दा पे जाके अपना पूरी तरह से 100% अपना फिगर वहाँ पे बना सके। इसलिए वहाँ पे क्या लगाते थे गोल्ड फाइल लगाते थे। और उसका जो थिकनेस जो थे यहाँ पर थिकनेस यानी कि उसका जो जो आप जो गोल्ड फाइल जो देख रहे हैं इसका भी तो थिकनेस कुछ होना चाहिए, इसका भी तो कुछ थिकनेस बोले तो उसका पतला या फिर मोटा कुछ तो होना चाहिए। इसलिए इसका जो पतला यानी कि पतलापन जो था क्या था यानी कि 100 नैनोमीटर था। कितना था 100 नैनोमीटर थिकनेस था, ठीक। और वो डायरेक्टेड एट अ थिन यानी कि थिन फाइल यानी कि छोटा फाइल बोले तो वो क्या इसकी ये जो आप पत्ती जो आप देख रहे हैं इसलिए यहाँ पे हमने बोली गोल्ड फाइल यानी कि सोने की पतली परत यानी कि सोने के पतली परत को ही हम गोल्ड फाइल कहते हैं, जिसका थिकनेस जो था वो कितना था यानी कि 100 नैनोमीटर था। और क्या बताएंगे वो जो अल्फा रे पार्टिकल जो थे वो क्या थे रेडियोएक्टिव एलिमेंट थे, क्या थे रेडियोएक्टिव एलिमेंट। अगर रेडियोएक्टिव एलिमेंट अगर नहीं समझते आप रोड पर यानी कि हाईवे या फिर अदर रोड हाईवे का बात कर रहे हैं अगर आप हाईवे पर चल रहे हैं तो रोड के साइड में आप जो व्हाइट कलर की जो पट्टी जो देखते रहते हैं उस पट्टी पर जो एक गोल्ड कलर के जो वहाँ पर जो लाइट कलर जो लगा रहता है उसके अंदर उसका जब आप यानी कि टॉर्च बारते हैं तो वहाँ जब चमकता है उस लाइट के अंदर जो रहता है क्या रहता है रेडियोएक्टिव एलिमेंट रहता है ताकि वो चमक जाता है। इसलिए यहाँ पर भी उस अल्फा रे पार्टिकल के अंदर में भी रेडियोएक्टिव यहाँ पे मिलाया गया है ताकि वो अपना किरण को पहचान सके और वो अपनी डायरेक्शन में 100% श्योर वहाँ पे फिगर बना सके अपना फोटोग्राफी प्लेट पर, ठीक। आप समझिएगा। और यहाँ पे देखिए अब अगला पॉइंट रहेगा, अब ये सारे आप यहाँ पे डिफिनेशन समझ गए। अब अगला जो पॉइंट है क्या है अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर तो रदरफोर्ड साहब ने खाली एक्सपेरिमेंट किए थे और उसका भी और इसके अंदर बहुत साइंटिस्ट आए हैं और अपना थ्योरी को यहाँ पर दिए है। यहाँ पर और आगे देखिए क्या है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन यानी कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन ऑफ एटम। तब उसके बाद रदरफोर्ड साहब के बाद यहाँ पर थ्योरी देने के लिए कौन आए थे थॉमसन नाम एक साइंटिस्ट थे जो कि अपना एटम के बारे में एटम के बारे में यहाँ कुछ बताए थे। यहाँ इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू थॉमसन ऑफ एटम के बारे में यहाँ आपको समझाया। देखिए यहाँ क्या समझाएगा कि यहाँ पर समझाया गया कि द मास ऑफ ईच गोल्ड एटम इन द फॉइल शुड have been spread evenly over the entire atom and alpha ray particle have enough
टू पास डायरेक्शन थ्रू सच a uniform डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या होता है कि यानी कि थॉमसन नामक साइंटिस्ट जो थे वो अपना एटम के बारे में जो कुछ बताए थे, क्या बताया था कि मास जो होता है वो गोल्ड एटम होता है, गोल्ड एटम इन द फाइल शुड भी, यानी कि गोल्ड यानी कि मास कहने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे शुड भी, यहाँ पे जो देख रहा है क्या लिखा है, शुड हैव बीन, यानी कि होना चाहिए, यानी कि गोल्ड फाइल यानी कि प्लेट, यानी कि छोटा पतली प्लेट होना चाहिए जो एटम के बारे में दर्शा सके, स्प्रेड इवेंटली ओवर द इंटायर एटम, क्या बता रहे कि ओवर द इंटायर एटम एंड क्या है कि अल्फा रे पार्टिकल हैड इनफ, वो काफी हो सकता है जो पास डायरेक्टली थ्रू, यानी कि उस यानी क्या कह रहे हैं कि एक तो पहले गोल्ड फाइल होना चाहिए और उससे क्या करना चाहिए, अल्फा रे पार्टिकल को उसको आसानी से वो यानी कि पास कर सकते हैं। यहाँ लिखा है कि आसानी, यानी कि पास डायरेक्टली थ्रू, यानी कि आसानी से वो पास कर सकता है, किसके थ्रू तो इंटायर यानी कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास के थ्रू। आप यहाँ पे यहाँ पे क्या अल्फा रे पार्टिकल लिए थे, यहाँ पे गोल्ड फाइल लिए थे, अगर इसी जगह पर अगर मास रख देते तब क्या होता, तब भी वो आसानी से वो अपना रे यानी कि अल्फा रे पार्टिकल वो पास कर सकता था। यहाँ पे तो गोल्ड फाइल लिए थे, इस यहाँ पर गोल्ड फाइल रदरफोर्ड साहब के हिसाब से लिए थे, और थॉमसन नामक साइंटिस्ट बता रहा है, थॉमसन नामक साइंटिस्ट जो थे वो अपने हिसाब से बता रहे हैं क्या कि अगर गोल्ड फाइल की जगह अगर मास हम यहाँ पर रख देते तो भी वो आसानी से वो लाइट पास कर सकता है। इसलिए यहाँ पर कह रहा है कि मास कहने का मतलब ये है कि गोल्ड फाइल यानी कि मास टाइप का रहना चाहिए, ना कि मास मतलब मास कहने की बॉडी होता है। आप यहाँ पत्थर रख दीजिएगा तो क्या पत्थर से क्या वो अपना अल्फा रे पास हो सकता है, कदापि नहीं पास हो सकता है। मास कहने का मतलब यानी कि यही होता है कि यानी कि गोल्ड फाइल नामक छोटा सा मास होना चाहिए, टुकड़ा होना चाहिए, और थॉमसन यहाँ पर रख देंगे तो अब उसके थ्रू आराम से वो लाइट पास कर सकता है। अगर आप मास के नाम पर अगर यहाँ पर अगर पत्थर रख देते हैं, अगर ईंटा का टुकड़ा रख देते हैं, तब वो कदापि पास नहीं हो सकता है। ठीक, अब अगला पॉइंट, अब उसके अब थॉमसन नामक साइंटिस्ट जो थे अब वो अपना कुछ पॉइंट यहाँ बताए हैं। क्या बताए हैं? पहला पॉइंट जो है क्या है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेड थ्रू द गोल्ड फाइल अनडिफ्लेक्टेड। अब यहाँ पे देखिए वहाँ पे क्या था, डिफ्लेक्टेड था, यहाँ पे क्या है अनडिफ्लेक्टेड, यानी कि पास नहीं हो सकता है। डिफ्लेक्टेड का मतलब होता है कि अल्फा रे पार्टिकल के अंदर में ही ये डिफ्लेक्टेड पार्टिकल है, छोटा छोटा कण है। इसलिए यहाँ पे कह रहा है क्या कि अनडिफ्लेक्टेड मतलब पास नहीं हो सकता। पास होने का मतलब यही नहीं हो सकता है क्या कि अगर यहाँ पर आप ईंटा का टुकड़ा या फिर पत्थर रख देते हैं, क्या उसमें उससे क्या अल्फा रे पार्टिकल पास हो सकता है? अगर नहीं पास हो सकता है, इसलिए यहाँ बताया गया क्या कि अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है। इसलिए गोल्ड फाइल आप उस जगह पर आप रखिएगा ताकि वो पास हो सकता है। अगर आप अगर पत्थर या टुकड़ा कुछ रखते हैं तो अनडिफ्लेक्टेड पार्टिकल हो सकता है। तो आप समझिए अनडिफ्लेक्टेड कहने का मतलब ये कि पत्थर या फिर ईंटा टुकड़ा आप रखिएगा तो उसके थ्रू आप लाइट का कदापि नहीं कभी भी पास नहीं करा सकते। इसलिए थॉमसन नामक साइंटिस्ट ने पहला पॉइंट में ये कहा था कि जब अधिकतर मोस्ट यानी कि अधिकतर जो पार्टिकल जो होता है वो पास जो होता है गोल्ड फाइल के थ्रू होता है। क्या होता है? अधिकतर जो मोस्ट जो पार्टिकल जो होता है किसके थ्रू पास होता है? तो गोल्ड फाइल के थ्रू पास होता है, ना कि ईटा या पत्थर या टुकड़ा है। मास कहने का पूरा तो मास कहने का मतलब ये जो पूरा संसार रहता है, मास में कुछ भी बॉडी पत्थर टुकड़ा कुछ भी आता है। फॉर एग्जांपल कुछ भी फॉर एग्जांपल बोलिए तो टुकड़ा पत्थर का टुकड़ा ईटा का टुकड़ा कुछ भी आ जाता है। अगर आप उससे अगर पास कराते हैं तो वो अनडिफ्लेक्टेड हो जाता है। इसलिए यहाँ पता है कि आप अगर पास अगर आप कराना चाहते हैं तो आप एक फोल्ड यानी कि गोल्ड फाइल का थोड़ा सा टुकड़ा लीजिएगा और उसका जो थिकनेस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 100 नैनोमीटर के करीब होना चाहिए, ताकि उससे वो अपना रे आसानी से पास हो सकता है। ना कि आप ईटा का टुकड़ा, ना कि आप पत्थर का टुकड़ा, ना कि आप प्लास्टिक का कोई वस्तु ले सकता है, उसके थ्रू कदापि लाइट पास नहीं हो सकता, वो लाइट अनडिफ्लेक्टेड हो सकता है। ठीक है, पहला पॉइंट आप समझ गए। आप दूसरा पॉइंट देखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल। क्या आता है? अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल अप्रोक्सीमेटली कितना है कि 1/20,000। 1 कितना है? अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देखिएगा अल्फा पार्टिकल जो यहाँ पे जो है थॉमसन साहब के अनुसार जो है थॉमसन साहब के अनुसार कितना उसका थिकनेस था? 100 नैनोमीटर था। पर यहाँ पर थॉमसन साहब ने रदरफोर्ड साहब के अनुसार कितना है? 100 नैनोमीटर है। पर यहाँ थॉमसन साहब के अनुसार जो है
1 से लेके 20,000 के अप्रोक्सीमेट, यानी कि एक से लेके 20,000 के अप्रोक्सीमेटली होना उसका अल्फा रे पार्टिकल होना चाहिए कर, जिसका जो ताकि वो बॉन्ड, ताकि वो उसका जो बॉन्ड जो पीछे ना आ सके, हमेशा वो आगे हो सकेगा। जब ये आप भी 1 से लेके 20,000 से अगर यदि अधिक ले रहे हैं तभी उसका बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, बैक हो जाएगा, यानी कि पीछे आ जाएगा। और दैट क्या है, दैट इज वे टू डिफ्लेक्टेड, यानी कि वो किरण डिफ्लेक्टेड हो सकता है नियरली 180 डिग्री पर, कितना 180 डिग्री पर। ठीक है, समझ लीजिए। तीसरा क्या है, तीसरा जो है क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड बाय ए स्मॉल एंगल। इसका कहने का मतलब समझे क्या है, इसका कहने का मतलब यही है कि जो छोटा जो फ्रैक्शन होता है उसका जो अल्फा पार्टिकल जो होता है उसका एंगल भी छोटा है, ताकि वो आसानी से लाइट डिफ्लेक्ट कर सके, वो आसानी से वो लाइट पास कर सके। ठीक, आप समझिए। तीसरा भी क्या है, अब अगला जो आपका जो पॉइंट है, एक मिनट, अब जो देख रहे हैं अब ये अब सारे के सारे तीनों पॉइंट आप समझ गए। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट की फिर से आप अपना रदरफोर्ड साहब अपना कंक्लूजन के लिए आ रहा है कि रदरफोर्ड मॉडल न्यूक्लियर एटम क्या है, उसी के बाद में अपना रदरफोर्ड साहब फिर से अगला पॉइंट जो हम बताएंगे कि उसमें रदरफोर्ड कंक्लूजन होगा। कहीं हम रदरफोर्ड कंक्लूजन के बारे में एक एक करके समझते हैं कि रदरफोर्ड कंक्लूजन, रदरफोर्ड साहब जो था वो अपना कंक्लूजन के अंदर में क्या सब दिए थे, उसी के बारे में अब हम एक एक करके समझेंगे। तो पहले इससे समझाने पहले हम इसको मिटा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाए। आइए हम इसको मिटा देते हैं। समझ गया कि थॉमसन जो एटम के बारे में जो समझाए थे, कितने बारे में किस तरह से समझाए थे, वो तो आप समझ गए। थॉमसन किस बारे में समझा, एटम जो समझाए थे, कितने एटम के बारे में क्या क्या समझाए थे। अब समझाने की जो अगला जो बारी है, फिर से आपका रदरफोर्ड साहब फिर से आप आ गया है, जो आप जो फिर से आप एटम के बारे में एक और पहले मैं शुरू में बताए थे कि रदरफोर्ड साहब जो थे अल्फा पार्टिकल लेके एक्सपेरिमेंट किए थे। अब अगला जो बारी जो है वो एटम के बारे में कुछ समझाएंगे। रदरफोर्ड साहब जो है वो एटम के बारे में कुछ समझाएंगे। यहाँ पर जो लिखा है, क्या लिखा है कि अकॉर्डिंग टू Rutherford following the conclusion regarding to structure of atom, क्या है यहाँ पर आप गौर कीजिएगा। वहाँ पर जो थे रदरफोर्ड साहब जो थे वो अल्फा रे पार्टिकल लेकर उन्होंने समझाए थे। और यहाँ पर भी क्या यहाँ वहाँ पर समझाते तक। उसके बाद थॉमसन जो साहब जो थे वो भी एटम के बारे में कुछ अपने जो राय विचार जो थे वो अपने बारे में भी अपने जिस तरह समझाने था वो अपनी तरह समझा दिए। और अगला जो फिर से रदरफोर्ड साहब जो आप देखिए फिर से वो एटम के बारे में कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि पहला देखिए पहले यहाँ के स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो रदरफोर्ड साहब किसके अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड साहब किसके कंक्लूजन बता रहे हैं कि कारण बता रहे हैं किसके बारे में कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है और जो उसके बारे में जितने भी पॉइंट है वही बारे में हम एक एक करके समझ आइए एक एक समझते हैं। पहला जो आपका जो पॉइंट है क्या कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, आप यहाँ पे देखिएगा अधिकतर जो जगह होते हैं क्या, मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम इज एम्प्टी एज अ मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पासेड थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। आप यहाँ पे समझिएगा थॉमसन साहब जो थे वो डिफ्लेक्टेड के बारे में, रदरफोर्ड भी साहब जो थे वो अल्फा रे पार्टिकल के बारे में समझाए। फिर थॉमसन जो साहब जो थे वो एटम के बारे में समझाएगा। और फिर यहाँ पर रदरफोर्ड साहब जो फिर है वो अपना कंक्लूजन बताते हुए वो एटम के बारे में समझाए क्या कि अधिकतर जो जगह अधिकतर जो एटम जो जगह होता है वो अधिकतर क्या होता है कि अल्फा रे पार्टिकल पास करता है किसके थ्रू तो अनडिफ्लेक्टेड पास होता है, डिफ्लेक्टेड नहीं पास होता है, पूरी तरह से पास नहीं होता है, अधिकांश पास होता है। क्या होता है यानी 100% में से 10% ऐसा किरण रे होगा जो पास करता होगा। इसलिए आप क्या बताया कि अनडिफ्लेक्टेड है, क्या है कि अनडिफ्लेक्टेड है, यानी कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम
यानी कि अधिकतर एटम जो होता है, यानी कि अधिकतर एटम जो होता है खाली होता है, इसलिए वो अनडिफ्लेक्टेड पास होता है क्या, अल्फा अल्फा रे पार्टिकल जो होता है उस जगह से कुछ ही पास होता है, 100% में 10% ही पास होता है, इसलिए आप क्या बताए कि अनडिफ्लेक्टेड पास होता है, यानी कि पासेड थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। यहाँ पर गौर कीजिए, फायर अनडिफ्लेक्टेड है, डिफ्लेक्टेड नहीं है, यानी कि वहाँ पर 100% में 100% पास होता है, पर यहाँ क्या है 100% में से 10% है जो पास करते हैं, इसलिए यहाँ क्या बताया गया कि फायर अनडिफ्लेक्टेड बताया गया। इसलिए आप दूसरा पॉइंट देखिए क्या है कि डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू, यानी कि डिफ्लेक्शन मस्ट बी ड्यू टू इनॉर्मस रिपल्सिव फोर्स showing the that positive charge of the atom is not expelled through the atom Thomson had presumed। देखिए आप क्या फिर रदरफोर्ड साहब के रदरफोर्ड कन्क्लूजन के अंदर में फिर थॉमसन साहब आ गया, यानी थॉमसन साहब के अनुसार अनुमानित की गई है क्या कि जो डिफ्लेक्शन जो होता है, वो जो एटम जो होता है वो डिफ्लेक्शन जो करता है रिपल्सिव फोर्स करता है, क्या करता है रिपल्सिव फोर्स जो अपना जो दिखाता है, यानी कि शोइंग यानी कि दिखाता है, वो पॉजिटिव चार्ज दिखाता है। क्या दिखाता है? पॉजिटिव, यानी कि एटम पर तो आप समझते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है, और एटम ये नोट स्पेयर यानी कि स्पेयर नहीं रहता है थ्रू आउट क्या कि थॉमसन के अनुसार, यानी कि थॉमसन के अनुसार क्या रहता है कि वो पॉजिटिव चार्ज रहता है, डिफ्लेक्शन बाय पॉजिटिव एनोमस रिपल्सिव फोर्स शोइंग एट दैट द पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक। अब तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन शोइंग, यानी कैलकुलेशन यानी कि कैलकुलेशन के अनुसार, यानी कि शोइंग बाय रदरफोर्ड साहब जो थे वो दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड द न्यूक्लियस इज नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर्ड टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एटम। रेडियस, जिसका रेडियस जो था वो कितना था? 10⁻⁻10 मीटर था, और न्यूक्लियस उसका कितना था? 10⁻⁻15 मीटर था। क्या था? आप देखिए तीसरा क्या कह रहा है कि कैलकुलेशन के अनुसार जब रदरफोर्ड साहब जो कैलकुलेशन किया था उस समय उसका वॉल्यूम ऑक्युपाइड जो किया था उसका वॉल्यूम कितना था? नेग्लिजिबली स्मॉल कंपेयर टू छोटा सा जो कंपेयर जो किया था वॉल्यूम के साथ, और उसका जो रेडियस जो निकल कर आया था, कितना रेडियस निकल कर आया था? 10⁻⁻10 मीटर आया था, और उसके साथ में जबकि उसके साथ में न्यूक्लियस जो आया था कितना आया था? 10⁻⁻15 मीटर आया था। आपने कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड साहब के मारे जितना भी थे हम तीनों पॉइंट हम समझा दिएगा। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट कमेंट कीजिएगा ताकि हम उस पर कुछ समझाने की कोशिश करें। अब अगला क्या है? अगला साइंटिस्ट फिर से रदरफोर्ड अगला साहब प्रपोज किया कि अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड प्रपोज बाय द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। फिर यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि वहाँ पर रदरफोर्ड साहब वहाँ कंक्लूजन दिए थे, अपना राय विचार दिए थे, और यहाँ प्रपोज कर रहा है क्या? यहाँ पर रदरफोर्ड साहब फिर से यहाँ पर प्रपोज कर रहा है। प्रपोज करने का मतलब वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। प्रपोज करने का मतलब साइंटिस्ट लोग भी अपना केमिकल लेके या केमिकल रिएक्शन के लेके या फिर अपना थ्योरी के लेके वो अपने अपने आप को प्रपोज करता रहता है। अगर यहाँ पे जो आप प्रपोज जो समझ रहे हैं वो प्रपोज यहाँ पर नहीं है, ये प्रपोज यहाँ पर दूसरा वाला प्रपोज रहेगा। ठीक। यहाँ पर साइंटिस्ट लोग सब अपना थ्योरी के लेकर खुद प्रपोज करता रहता है, जो कि यहाँ पर प्रपोज जो किया है क्या किया है कि बाय द न्यूक्लियर ऑफ एटम। पहला आप क्या है द पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं क्या है कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज डेंसली कंसंट्रेटेड एक्सट्रीमली स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड साहब। आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि जब पॉजिटिव अधिकतर जब पॉजिटिव चार्ज रहता है तो मास जो होता है वो ढीला यानी डेंसली मतलब ढीला हो जाता है, और कंसंट्रेटेड यानी गहरा एक्सट्रीमली कंसंट्रेटेड हो जाता है। स्मॉल पोर्शन छोटा पोर्शन में एटम वाइज कॉल्ड, जिसे हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस कहता है। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि रदरफोर्ड साहब यहाँ पे दिया गया है, इसलिए रदरफोर्ड साहब यहाँ बताएगा। ठीक। अब अगला क्या है? दूसरा पॉइंट क्या है कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय, यानी कि न्यूक्लियस ये आप देखिए, आप यहाँ पे डायग्राम बना देते हैं। देखिए हमारे लिख लिए ये क्या है कि ये आप यहाँ पे जो देखिए ये क्या है कि ये ऑर्बिट है, यहाँ पे ऑर्बिट बारे में, इसलिए ये क्या है कि ऑर्बिट है। फिर ऑर्बिट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि आपको पता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या था आपको पता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और न्यूक्लियस के बाहर क्या रहता है कि इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक। इसलिए यहाँ पे क्या है यानी कि प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन, और इसके अगल बगल में क्या रहेगा? इलेक्ट्रॉन। ठीक।
इसे हम क्या कहते हैं, उसको हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट। और ये क्या न्यूक्लियस है, क्या है, आप समझ गए क्या। न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है, न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन रहता है प्लस न्यूट्रॉन, जो कि इसका चार्ज कितना है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। बाकी इलेक्ट्रॉन तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक तरह से भीख मांगने की कोशिश करता रहता है ताकि हमें कोई दे दे। पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसा नहीं है, वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, उसके पास हमेशा ऑलरेडी हमेशा चार्ज रहता है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, न्यूट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज रहता है। ठीक है, आप समझिएगा। और फिर आगे फिर आप समझ गया कि दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस अ वेरी हाई स्पीड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। यानी कि इसका कहने, इस लाइन का कहने का मतलब यही है, ऑर्बिट के अंदर जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो घूमता है वो 100 के स्पीड घूमता रहता है। क्या घूमता रहता है, यानी कि हाई स्पीड घूमता रहता है, वो अपनी जगह पर हाई स्पीड घूमता रहता है, उसे ही हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन के सराउंडेड, यानी कि अगल बगल में घूमता रहता है क्या, न्यूक्लियस, जो कि वेरी हाई घूमता है। क्या घूमता है, वेरी हाई स्पीड घूमता है, जिससे वो सर्कुलर का यानी सर्कुलर पाथ के अंदर वो वेरी हाई घूमता है, जिससे सर्कुलर पाथ जिसे हम कहते हैं उसे हम ऑर्बिट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्बिट, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। आप समझ गए। तीसरा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन। आप यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है, जब इलेक्ट्रॉन घूमता है या फिर प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन जब घूमता है, इलेक्ट्रॉन जब ये आप घूमिएगा तो कुछ आप तो कुछ ना कुछ दबाव, मतलब अगल बगल कुछ तो कुछ यानी कि हवा का दबाव लगता है, इसलिए यहाँ पर भी घूम रहा है। इसलिए यहाँ पे क्या लग रहा है, इस पर जो फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। इसलिए यहाँ बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो रहता है और न्यूक्लियस जो रहता है उसमें जो उसके साथ जो घूमता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो घूमता है उस पर जो फोर्स लगता है, उस पर कौन सा फोर्स लगता है, जब ये यानी कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन जब ऑर्बिट के अंदर जब घूमेंगे तो उस पर जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स लगता है, उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक, आप पूरे आप समझ गए। हमने रदरफोर्ड एटम मॉडल के बारे में समझे कि जितने भी साइंटिस्ट जो थे यानी कि रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम जो थे उसमें जितने भी साइंटिस्ट लोग जो थे हमने सारे हमने यहाँ पे बता दिए। अगर जहाँ पर भी यानी कि जितने भी पॉइंट बताए अगर उस पॉइंट पर अगर कहीं पर भी अगर जहाँ पर अगर समझ नहीं आ रहा है तो वहाँ पर डायरेक्ट कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर समझाने की कोशिश करेंगे। पर आज का लेक्चर हम यही तक करेंगे। पर जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यदि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए तो हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिए।